हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं प्रिंस पी एनेबल आज आपके लिए एक नया वीडियो एपिसोड लेकर आया हूं जिसका नाम है लाफिंग बुद्धा की वो रहस्यमयी मूर्ति। तो वीडियो शुरू करने से पहले वही घिसा पिटा डायलॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ब्ला 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 ब्ला। ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं। होते ही कि उस रहस्यमयी मूर्ति के बारे में बताने से पहले कुछ होते ही के बारे में जान लेते हैं। यूँ तो होते ही को आप जानते ही होंगे और शायद उनकी मूर्ति भी आपके घर में हो। एक्चुअली हम लोग इन्हें लाफिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। अलग अलग भाषाओं में ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे चाइनीज में बुदई, कोरियन में पोदई और जापानीज में ये होतेई के नाम से जाने जाते हैं। उनके मोटे होने की वजह से लोग उन्हें फैट बुद्धा भी कहते थे। जापान में ये सौभाग्य के देवता के नाम से भी जाने जाते हैं। दरअसल उनके नाम का मतलब था क्लॉथ सैक, यानी कि कपड़े की बोरी। उनके पास हमेशा एक कपड़े की बोरी रहती थी। वैसे तो वो बहुत गरीब थे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी उस कपड़े की बोरी में कुछ न कुछ खाने का सामान रखा करते थे और उसे बच्चों में बांटा करते थे। उनका स्वभाव बहुत ही उदार और दयावान किस्म का था और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। इसलिए लोगों ने उन्हें लाफिंग बुद्धा कहना शुरू कर दिया था। होते ही यानी लाफिंग बुद्धा लोगों को उनके आने वाला भविष्य भी बताया करते थे। वे लोगों को खराब मौसम की जानकारी पहले से दे देते थे। उनकी एक और अनोखी बात थी, सन्यासी होने की वजह से वो जगह जगह घूमते रहते थे। रात को सोने के लिए वो किसी भी चीज की आवश्यकता महसूस नहीं करते थे। वो कहीं भी सो जाया करते थे। उनके शरीर पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि ज्यादा बर्फबारी में भी जब वो सुबह उठते तो अपने शरीर पर गिरी हुई बर्फ को वो मिट्टी की तरह झाड़ कर चल देते। इन सब बातों की वजह से लोग उन्हें जादुई शक्ति वाला मानते थे और उनके पास आते थे। लाफिंग बुद्धा का जन्म 10वीं शताब्दी के करीब वैन साम्राज्य के समय में माना जाता है। लोगों का मानना है कि वो एक जैन मॉन्क यानी कि जैन साधु थे। जैन दरअसल पूर्वी एशिया के बौद्ध अनुयायियों का सबसे महत्वपूर्ण स्कूल माना जाता है। यहाँ पर आने वालों को महायाना बुद्धिज्म की शिक्षा दी जाती है। होते यानी लाफिंग बुद्धा की इन सब रहस्यमयी बातों की वजह से लोग उन्हें भविष्य के गौतम बुद्ध भी कहते थे। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अक्सर दुकानों पर मिल जाती है। लोग इसे धार्मिक नजर से या सजावट के तौर पर घर में रखना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर लाफिंग बुद्धा की मूर्ति के पेट को रगड़ा जाए तो घर में धन दौलत आती है। एक और मान्यता के तहत लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में सही दिशा में रखना चाहिए, वरना इसके परिणाम खराब भी हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति को घर में पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। इसे बेडरूम, किचन और डाइनिंग एरिया में नहीं रखना चाहिए। इसे ड्राइंग रूम यानी बैठक या मंदिर जैसी पवित्र जगह पर रख सकते हैं, लेकिन मूर्ति का चेहरा पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अभी आप ये बोलेंगे कि ये वास्तुशास्त्र क्या होता है, तो इसके बारे में विस्तार से एक बार मैं वीडियो बाद में लेके आऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं उस रहस्यमयी मूर्ति की जिसका सीधा संबंध होते यानी लाफिंग बुद्धा से है। इसे सुनकर शायद आपको विश्वास नहीं होगा कि लाफिंग बुद्धा, जिन्हें पूरी दुनिया में उनके अच्छे कर्मों की वजह से पूजा जाता है, उनकी मूर्ति किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ऐसा है। देखिए, ये केस जुड़ा हुआ है मिस्टर सीजे लैम्बर्ट और उनकी पत्नी मिसेस मारिया लैम्बर्ट के साथ। मिस्टर सीजे लैम्बर्ट अपनी पत्नी मिसेस मारिया लैम्बर्ट के साथ सन 1928 में विदेश यात्रा पर निकले थे। उन दिनों में समुद्री जहाज के द्वारा ही विदेश यात्रा पर जाते थे। जहाज अलग अलग देशों की बंदरगाहों पर कुछ दिनों के लिए रुकता और लोग उस देश में घूम फिर कर वापिस जहाज पर आ जाते। जब मिस्टर एंड मिसेस लैम्बर्ट जापान के कोब शहर में घूमने के लिए निकले तो उनकी नजर एक कबाड़ी की दुकान पर पड़ी। वहां एक मूर्ति कबाड़ में पड़ी हुई थी। मिसेस लैम्बर्ट ने उस मूर्ति को उठाया और गौर से देखा। वो मूर्ति हाथी दांत से बनी हुई थी और उस पर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी भी की हुई थी। उन्हें वो मूर्ति इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने मन ही मन उस मूर्ति को खरीदने का फैसला कर लिया। जब उन्होंने उस दुकानदार से उसका दाम पूछा तो उसने बहुत ही सस्ते में उन्हें वो मूर्ति दे दी। उस समय शिलिंग नाम से ब्रिटिश करेंसी चलती थी। उन्होंने 5 से भी कम शिलिंग देकर उस मूर्ति को खरीद लिया। मूर्ति को खरीदने के बाद जब वे वापस अपने जहाज पर आए
तो उनका मन एक बार फिर उस मूर्ति को देखने का हुआ। मिस्टर लैम्बर्ट ने जब ध्यान से उस मूर्ति को देखा तो उन्हें उस मूर्ति के पीछे नीचे की तरफ एक छोटा सा छेद दिखाई दिया, लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया और एक कलाकार की कलाकारी मानकर उसे अनदेखा कर दिया और मूर्ति वापस मिसेस लैम्बर्ट को दे दी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग जब बाज़ार से, दुकानों से, रेहड़ी से भगवान की या कोई भी धार्मिक रिलीजन से रिलेटेड कोई मूर्ति खरीदते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसके नीचे भी एक छेद होता है। वैसे वो खोखला होता है अंदर से वो, और नीचे की तरफ उसको कपड़े से बंद किया होता है, कई तो खोखला भी रखते हैं। तो वो क्यों होता है ऐसा, इसका जवाब आपको लास्ट में मिलेगा, तो सुनते रहिए। अगले दिन जब वे फिलीपींस की राजधानी मनीला के लिए निकले तो रास्ते में मिसेस मारिया लैम्बर्ट को भयानक दांत दर्द शुरू हो गया। शिप के डॉक्टर ने उन्हें पेन किलर्स दी, लेकिन उसका कोई असर ना हुआ। उनका यह दांत दर्द तब तक चलता रहा जब तक कि वो मनीला नहीं पहुंच गए। मनीला पहुंचने पर उन्होंने एक डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट तो लिया, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस लैम्बर्ट को तेज बुखार हो गया, जिस कारण से वो डेंटिस्ट के पास ना जा सके। अगले दिन जब मिसेस लैम्बर्ट को कुछ आराम महसूस हुआ तो वो तुरंत मनीला में एक दांत के डॉक्टर के पास पहुंच गए। लेकिन बदनसीबी देखिए, दांत की सर्जरी के दौरान डॉक्टर के हाथ से ड्रिल मशीन खिसक गई और उनकी दांत की एक नस कट गई। इसके बाद तो उनकी पीड़ा का कोई ठिकाना ना रहा। इसके बाद मनीला से उनका जहाज ऑस्ट्रेलिया के लिए निकला और इस बार लाफिंग बुद्धा की मूर्ति मिस्टर लैम्बर्ट के बैग में थी। इस बार मिस्टर लैम्बर्ट को जबरदस्त दांत दर्द शुरू हो गया। मिस्टर लैम्बर्ट ने भी कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सबने एक ही बात बोली कि दांत बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मगर मिस्टर लैम्बर्ट का दांत दर्द था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हैरानी की बात यह थी कि जब वो जहाज के बाहर डॉक्टर को दिखाने जाते तो उनका दांत दर्द ठीक हो जाता और जैसे ही वो वापस जहाज में आते उनका दर्द चालू हो जाता। मिस्टर लैम्बर्ट इतना परेशान हो गए कि उन्होंने डेंटिस्ट को यहां तक कह दिया कि भाई मेरे सारे दांत निकाल दो। मिस्टर लैम्बर्ट को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन पहुंचने तक उस दांत दर्द का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी पहुंचने पर थोड़ी देर के लिए उनका लगेज बैग जैसे ही उनसे दूर हुआ, उनका दांत दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और थोड़ी देर बाद जैसे ही वापस उनका बैग उनके केबिन में आया, फिर से वही दर्द चालू हो गया। लैम्बर्ट कपल ने यह नोटिस किया कि जैसे ही उनका लगेज उनके पास आता है, उनका दांत दर्द शुरू हो जाता है और जैसे ही लगेज दूर तो दांत दर्द खत्म। भाई कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इस बीच उन्हें लाफिंग बुद्धा की मूर्ति के इसके पीछे होने का ख्याल एक बार भी ना आया। दरअसल वो मूर्ति उनके लगेज बैग के अंदर ही तो थी। यूएस पहुंचने पर मिस्टर लैम्बर्ट अपनी पत्नी मारिया की मां से मिलने अपनी पत्नी के साथ गए। उन्होंने मारिया की मां को अपनी पूरी यात्रा के बारे में बड़े चाव से बताया। बातों ही बातों में उन्होंने उस हाथी दांत से बनी नक्काशीदार मूर्ति के बारे में जब मारिया की मां को बताया तो उसने उस मूर्ति को देखने की इच्छा जताई। मिस्टर लैम्बर्ट को लगा कि मारिया की मां को वो मूर्ति बहुत पसंद आई है, तो उन्होंने उस मूर्ति को उन्हें उपहार के तौर पर भेंट कर दिया। मारिया की मां बहुत खुश हुई। उम्र के हिसाब से मारिया की मां के दांत काफी अच्छी हालत में थे, लेकिन मूर्ति को लेने के कुछ ही घंटों बाद मारिया की मां भी दांत दर्द से कराने लग पड़ी। मारिया की मां ने उसी समय वो मूर्ति मिस्टर लैम्बर्ट को यह कहकर वापस कर दी कि इस पर काला जादू किया हुआ है, मैं इसे नहीं रखूंगी। आखिर जहाज पर वापस आकर मिसेस लैम्बर्ट ने उस मूर्ति को अपनी एक दोस्त को यह कहकर दे दिया कि वो इसे अपने पति को दिखाए, अगर उन्हें पसंद आए तो वे उससे खरीद सकते हैं और वो सस्ते में दे देगी। लेकिन अगली ही सुबह उन्होंने वह मूर्ति यह कहकर वापस कर दी कि जब से उनके पास वो मूर्ति आई है तब से उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है और पूरी रात उन्हें जबरदस्त दांत दर्द ने घेर रखा था। मिसेस मारिया लैम्बर्ट ने सोचा कि उस मूर्ति को समुद्र में फेंक देना ही सही है। यह सोचकर वो उस मूर्ति को फेंकने वाली थी कि ऐन वक्त पर मिस्टर लैम्बर्ट ने उसे यह बोलकर रोक दिया कि कहीं ऐसा करने से मूर्ति उनके पीछे ना पड़ जाए और किसी तरह का उनसे प्रतिशोध ना ले। लैम्बर्ट कपल इस मुसीबत से जल्द निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
आखिर अपनी यात्रा समाप्त होने के बाद वे अपने घर लंदन पहुंचे। मिस्टर लैम्बर्ट उस मूर्ति के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते थे। इसके लिए वो एक प्राचीन मूर्तियों की दुकान पर गए। किस्मत से दुकान एक जापानी मालिक की निकली। उस समय दुकान पर दुकान का मैनेजर मौजूद था और वो भी जापानी था। उसने जैसे ही मूर्ति को देखा उसने तुरंत उस मूर्ति को खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन मिस्टर लैम्बर्ट ने उस मूर्ति को बेचने से मना कर दिया। मैनेजर के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे नहीं चाहते कि उस मूर्ति को लगे कि उन्होंने अपने किसी निजी फायदे के लिए उस मूर्ति को बेचा है और इसका बदला वो मूर्ति उन्हें किसी और तरीके से परेशान करके ले। पहले ही वो इस मूर्ति की वजह से बहुत तकलीफें, बहुत मुश्किलें झेल चुके हैं। थोड़ी देर में उस दुकान का बूढ़ा मालिक वहां आ गया। उसने मिस्टर लैम्बर्ट को उस मूर्ति के बारे में बताया कि वह मूर्ति पहले किसी प्राचीन जापानी मंदिर में रखी गई थी। किसी ने इसे वहां से चोरी कर लिया और बेच दिया। होते ही कि इस मूर्ति को उस मंदिर में बड़ी इज्जत के साथ रखा जाता था। ऐसे मंदिरों में पवित्र आत्माओं का वास होता है। इन मंदिरों में रखी जाने वाली मूर्तियां अंदर से खोखली होती हैं और इनके पीछे एक छेद होता है। यह छेद खास इस मंतव्य से बनाया जाता है ताकि कोई भी पवित्र आत्मा इस छेद के द्वारा मूर्ति के अंदर वास कर सके। ये एक जापानी धारणा है। उस बूढ़े जापानी मालिक ने दिखाया कि देखो, इस मूर्ति के पीछे भी छेद इसी कारण से बनाया गया है। हो ना हो इसके अंदर भी कोई आत्मा वास कर रही है। तो अभी आपको पता चला कि जो हमारी धार्मिक मूर्तियां होती हैं, जो हम दुकानों से, रेडी से खरीदते हैं, जो ज़्यादातर रबड़ की, मिट्टी की बनी होती हैं, वो अंदर से खोखली होती हैं और नीचे उनके खाली जगह होती है। ज़्यादातर लोग उसको कपड़े से ढक देते हैं, लेकिन मान्यता के अनुसार उसे नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि उसका भी यही कारण होता है कि वो जो धार्मिक रिलीजन से बनी हुई मूर्ति है उसके अंदर कोई भी पवित्र आत्मा वास कर सके। तो आगे उस बूढ़े जापानी ने बताया कि इसे असभ्य तरीके से चुरा कर कबाड़ में बेचा गया था। यह एक तरह से इस मूर्ति का अपमान था। इसलिए इस मूर्ति के अंदर की आत्मा हर उस मूर्ति मालिक को तकलीफ देती आ रही है जो भी इसे पाता है। मिस्टर लैम्बर्ट ने जब इस समस्या का हल पूछा तो बूढ़े जापानी ने उस मूर्ति को अपनी दुकान के अंदर बने एक छोटे से मंदिर में बड़े ही आदर सत्कार के साथ रख दिया और उसके आगे 2 अगरबत्तियां जला दी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग पड़े। मिस्टर लैम्बर्ट उस जापानी मालिक के चेहरे पर मूर्ति के प्रति डर और आदर भाव साफ देख पा रहे थे। वे कुछ ना बोले और उस दुकान से बाहर निकल आए। इसके बाद वो कभी दोबारा उस दुकान पर नहीं गए। मिस्टर लैम्बर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र अपनी 1953 में प्रकाशित अपनी किताब टुगेदर वी वंडर्ड में विस्तार पूर्वक किया हुआ है। मिस्टर लैम्बर्ट की इस घटना का जिक्र मिस्टर कॉलिन विल्सन ने 1978 में अपनी प्रकाशित किताब मिस्ट्रीज एंड इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑकल्ट, द पैरानॉर्मल एंड द सुपरनैचुरल में भी किया है। अब इस पर अगर आप मेरी राय मांगे तो मैं यह कहना चाहूँगा कि देखिए, एंटिटीज, कॉन्शियसनेस, चेतना, आत्मा कभी कभी किसी मूर्ति या तस्वीर से भी जुड़ जाती है। फिर वो चाहे आत्मा किसी आम इंसान की हो, हमारे किसी परिजन की हो, पूर्वज की हो, या किसी महान इंसान की हो। और जब कभी हम ऐसी किसी चीज का अनादर करते हैं तो उससे जुड़ी वो आत्मा इसे अपना अनादर समझकर हमें तकलीफ देना शुरू कर देती है। अब ये आत्माएं हमें तकलीफ कैसे देती हैं, इसके बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द ही मैं इस विषय पर विस्तार पूर्वक के एक ब्रीफिंग वाली वीडियो लेकर आऊँगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। सवाल करते रहिए, जवाब हम खोजेंगे।